नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज तारीख है 15 अगस्त 2022 और आज का दिन है सोमवार। और आज हमें पता है कि हमारा कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस है आज हमारा। इस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। किससे? अंग्रेजों से। तो हम शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी जी के एक ट्वीट से। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता को पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि एकीकृत राष्ट्र ही प्रगतिशील राष्ट्र है। राष्ट्र निर्माण के साथ हमारे युवाओं का भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने का यह सुनहरा अवसर है। अब चलते हैं हमारी पहली खबर से। वंदे मातरम। जैसा कि हमें पता है कि कहीं न कहीं हम 2 साल की गुलामी के बाद कहीं न कहीं अंग्रेजों से आज़ाद हुए। और आज़ादी के उसी दिन यानी जिस दिन 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, तो हमने उस दिन को कहीं न कहीं स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमने 200 वर्षों की जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी पाई थी। तो कहीं न कहीं जो हमारी शुरुआत है, वो एक लंबी संघर्ष के साथ कहीं न कहीं हमें आज़ादी मिली थी। तो स्वाधीनता की यात्रा की हम पढ़ा, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 1857 की क्रांति को भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। और वास्तव में ये देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले जन आक्रोश का ही परिणाम था, जो अंग्रेजियों की जो नीतियां थी उनका कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 1947 तक कांग्रेस ने लगातार हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो फिर हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब 26 जनवरी को हमने यादगार बनाने के लिए उस दिन स्वाधीनता दिवस को नहीं, बल्कि जो गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और जो स्वाधीनता दिवस था, अब एक्चुअल में तो हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, तो फिर इस दिन को स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने उस दिन को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, ताकि जो 1929 को जो आईएनएस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन था, और जब से हम यानी 1930 से जब से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, तो उस पल को भी एक तरह से कहीं ना कहीं यादगार बनाए रखा जा सके। 1947 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। और उससे पहले किसकी थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और जिसका नेता था चर्चिल यानी विंस्टन चर्चिल, जो भारत की आजादी के बिल्कुल ही खिलाफ था, यानी भारत को आजाद नहीं करना चाहते। तो फिर जो उसके बाद आती है लेबर पार्टी सत्ता में, और उसके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट हेटली। और उन्होंने फरवरी 1947 में घोषणा की कि अधिकतम जून 1948 से पहले ही ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें 15 अगस्त 1947 को ही कहीं ना कहीं आज़ादी मिल गई थी। 1947 में ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करने वाले इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पर वहां की संसद ने 18 जुलाई 1947 को मुहर लगा दी गई। अब यहाँ इन्होंने बोला विभाजित करने वाला, यानी कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो 14 अगस्त था, उस दिन भारत के 2 टुकड़े होते हैं। कौन सा? एक पाकिस्तान और एक भारत बनता है। और उसी दिन कहीं ना कहीं हम आगे देखेंगे कि जो विभीषिका का दंश है यानी विभाजन, विभीषिका का कारण और उसके स्मरण। तो आगे हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा करें कि उसका क्या दंश हुआ, क्या परिणाम हुए। 562 रियासतें आजादी के समय देश में थी। उनमें से थी दो, यानी एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद को छोड़कर जो बाकी सारी रियासत थी वो भारत में विलय कर चुकी थी। और हैदराबाद और जूनागढ़ को बाद में सेना द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। 1947 के अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने निश्चय नहीं किया था कि वो किसके पक्ष में जाएंगे। यानी इसमें 3 विकल्प थे, या तो आप स्वतंत्र रहो, या पाकिस्तान के साथ मिलो, या भारत के साथ मिलो। तो कहीं ना कहीं जो हरि सिंह थे वो दुविधा में थे कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊं
भारत के साथ जाऊंगी अपनी एक स्वतंत्रता बनाए रखूं। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर 1947 में उन्होंने भारत में शामिल होने की घोषणा की। और घोषणा भी क्यों की? क्योंकि पाकिस्तानी कबायलियों ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उससे सुरक्षा के लिए इन्होंने जो सक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये हमारे GS1 मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। अब यहाँ थोड़े से हम देख लेते हैं कि किसने क्या नारे दिए थे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अंग्रेजियों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी जी ने यानी 1942 में करो या मरो का नारा भी दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आजादी मिली। अब यहाँ थोड़ा सा उपलब्धियों का गौरव देख लेते हैं, गौरवगान देख लेते हैं कि भारत की किस तरह से एक विकास यात्रा रही है। हम 75 साल में जो भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसकी कई थोड़ी सी के विकास यात्रा को देख लेते हैं। जब हमें आजादी मिली तो भारत की औसत आयु सिर्फ 40 साल थी, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी। औसत आयु और औसत आय यानी जिसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, वो करीब 250 रुपए थी। और आज प्रति व्यक्ति आय में 500 गुना की वृद्धि के साथ बदलाव आया है। तो देख लेते हैं कि GDP में वृद्धि को देख लेते हैं। तो GDP की जो वृद्धि है हम उसे लाख करोड़ रुपए में देखेंगे, यानी जिसे हमने 2025 तक जो 5 लाख करोड़ रुपए डॉलर का सपना देखा है। तो उससे पहले हम थोड़े से पीछे की जर्नी देख लेते हैं कि 1960 में 0.04 लाख करोड़ डॉलर थी। फिर 1970, 1980, धीरे 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 ग्रोथ तो हुई है लेकिन थोड़ी धीमी गति से। 2010 में 1.68 और आज 2021 में जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ विकास यात्रा को दर्शा रहा है कि किस तरह से भारत ने अपनी विकास यात्रा को धीरे धीरे निरंतर बनाए रखा है। इसी तरह हमें हमारी जो स्टडी है उसको भी धीरे धीरे कंटिन्यूसी और निरंतरता बनाए रखनी है। अन्न की किल्लत से निर्यातक। 1943 के बंगाल अकाल में करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए। इसे कहीं न कहीं जो मानव निर्मित आपदा माना गया है। कहीं न कहीं ये अंग्रेजी की नीतियों का ही परिणाम था कि उन्होंने कहीं न कहीं जो बंगाल की जो ऐसी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ से अनाज और जो संपदा थी वो लेकर चले जाते रहे इंग्लैंड, और यहाँ के जो लोगों की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और उसी का दुष्परिणाम देखने को मिला, हमारे इतने लोग मारे गए। कहीं न कहीं हम आज़ाद हुए तो बारिश पर आ- आधारित हमारे देश की अधिकांश खेती निर्भर थी। तो कहीं न कहीं धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ हमने हरित क्रांति की नींव डाली और आज हमें पता है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और दुनिया को भी कहीं न कहीं अब निर्यात करने के लिए तैयार है। अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में GDP का प्रतिशत देख लें तो देख कि 1950 से धीरे 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 भारत की ग्रोथ रेट धीरे कभी कभी उठी है, धीरे 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 बढ़ती गई। और कभी एक समय था जिसपे इसमें पीक था और किसी समय ये धीरे धीरे नीचे आई। तो हम ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों ये ग्रोथ रेट ऊपर गई और नीचे आई, और क्यों हमारे धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में प्रतिशत में वृद्धि हो रही। तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं अब भारत ने सबसे पहले सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया। अब धीरे धीरे हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे भी बढ़ावा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं GDP, तो GDP में क्या शामिल करते हैं? एक तो वस्तुएं सेवाएं और उनका अंतिम मूल्य शामिल करते हैं। और किसी देश की बाउंड्री के अंदर तो जब वस्तु और सेवाएं जब बढ़ेगी तभी कहीं ना कहीं GDP बढ़ेगी। यानी अंतरराष्ट्रीय जब GDP जब वस्तुएं सेवा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम निर्यात भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अंतरराष्ट्रीय कारोबार में उसमें हमारी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो विकास दर है, जो हमारी GDP का प्रतिशत है, वो भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए और सशक्त होते हुए मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रति व्यक्ति आय का एक ग्राफ दिखाया गया है कि किस तरह से भारत की एक जर्नी रही है। कि भारत ने 1950-51 में 250 रुपये यानी 265 रुपए थे, और आज भारत में जो 21-22 का जो वित्त वर्ष था उसमें 1,50,326
रुपए की पर कैपिटा इनकम। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा हमारे जो इंडेक्स है, यानी जो सूचकांक है, यानी सेंसेक्स। ये एक संकेतक भले ही कहीं न कहीं देश की आर्थिकी का समग्र पैमाना न माना जाता, लेकिन इसके चढ़ते उतरने से देश की समृद्धि के मोड़ मिजाज का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो 1979 में केवल 174 पॉइंट थे, और आज इसने धीरे 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 बढ़ते आज ये 59,462 पॉइंट पर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत धीरे ही सही लेकिन लगातार प्रगति के मार्ग पर है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और अपनी विकास यात्रा को बरकरार रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा हम चार्ट से समझने करते हैं कि किस तरह से भारत में जो आज हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय का, तो वो किस तरह से हमारी कीमतों पर, हमारी वस्तुओं पर, हमारी खरीदने की क्षमताओं को प्रभावित करने वाला है। 200 साल तक उपनिवेश बने रहने के चलते देश उद्योग धंधे नहीं बन पाए और हर चीज के लिए आज हमें आयात पर आश्रित रहना पड़ता था। और जो आयात करते थे वो कहीं ना कहीं महंगी पड़ती थी हमारे लिए। 1950 में हमारी जो अभी देखा हमने कि जो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 265 रुपये या लगभग 250 रुपये मान के चलिए, इतनी थी। और इसके चलते दाम जो आयात करते थे कहीं ना कहीं वस्तुएं भी महंगी होती थी। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी था, जो एक देश का नागरिक को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। और कहीं ना कहीं और आज यानी जो 2022-21 की बात करते हैं, तो आज हमारी औसत आय में पता है कि 1,50,326 के करीब आती है, 1.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम आती है। तो हमारी 1950 से आज तक कम से कम 500 गुना की वृद्धि हो चुकी है। अब यह चार्ट में दिखाया गया है कि 1950 में प्रति व्यक्ति आय 265 रुपए थी और आज प्रति व्यक्ति आय है 1,50,326 रुपए। तो हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं 1950 और 2022 में कि हस्ती बनने की ओर अग्रसर है हमारी हैसियत। प्रतिदिन आय के हिसाब से बढ़ती ही क्रय शक्ति। अब 1950 में कीमत और खरीदने में लगने वाला समय और 2022 में कीमत और खरीदने में लगने वाला समय। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो जो क्रोड ब्राउनी रेफ्लेक्स कैमरा यानी एक तरह से कैमरा ही मान लो, और उसकी कीमत थी 44 रुपए और उससे खरीदने में लगते थे हमें कितने, 2 महीने। फिर रेफ्रिजरेटर और उसकी कीमत थी 1600 रुपये और हमें लगते थे 5.8 साल। फिर सोफा सेट 650 रुपये का था और उससे लगते थे हमें 2.4 साल। फिर टूथपेस्ट 11 रुपये का था, उसे लगते थे हमें 15 दिन। ऐसे ही घड़ी, कार, इनमें हमें लगभग कितना ज़्यादा समय लगा। अब 2022 की बात करते हैं तो हमें स्मार्टफोन की कीमत हमें बताएगा 10,000। हम उसे 1 महीने में खरीदने में 1 महीने का समय लगता है हमें खरीदने में। और रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं, पहले जहाँ 5.8 साल लगते थे, अब हमें मात्र 24 दिन में हम जो 10,000 रुपये वाला रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। पहले सोफा सेट में हमें 2.4 साल लगते थे, अब हम उसे 1.6 माह में ही खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये कीमत और समय में लगने वाला दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भारत में जो पर कैपिटल इनकम बढ़ी है, क्रय शक्ति बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो हमारी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि आई है और सप्लाई में भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी तो चीज़ों के दाम गिरने से भी आम आदमी की वो क्रय शक्ति के नियंत्रण यानी उसकी खरीदने की क्षमता के अंदर आ जाएगी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये चार्ट हमें दिखाता है कि भारत की स्थिति किस तरह से धीरे 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 सुधरी है। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर पे, GS3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अमृत महोत्सव, जैसा कि हमें पता है कि हम तो यहाँ एक तरह से 7.5 दशक में ऐसे बड़े कदम, तो यहाँ एक तरह से भारत की एक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, किस तरह से भारत ने विकास किया, तो उसका एक खाका यानी छोटा सा एक चित्र प्रस्तुत किया है कि कैसे 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और देश गणराज्य लोकतंत्र लागू करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। और ये देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। 1950 में 1952 में लोकसभा चुनाव हुए और देश में पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। फिर 1954 में बाबा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस जैसे देश परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे, तो भारत ने भी कहीं ना कहीं इस दिशा में
कदम बढ़ाने शुरू किए। तो कहीं न कहीं मुंबई के जो उपनगर ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। बाद में इसे भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर नाम दिया गया। यह काम कर रहे संयंत्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन से लेकर उसका शांतिपूर्व उपयोग तक सुनिश्चित करते हैं। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था और जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत को शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित किया था। 1975 में देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया था। इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान को गति देते हुए देश का पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा था। इसे स्वदेशी उपग्रह को लॉन्चिंग रूस के वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से की गई थी और इसका नाम है खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। 1984 में अंतरिक्ष में राकेश का पहला कदम, यानी जो पहले एक भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और राकेश शर्मा जी, और उनके साथ 2 अन्य रूसी यात्री अंतरिक्ष यात्री भी थे। और फिर चलते हैं हम 2001 में तेजस की पहली उड़ान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया था। 2008 यानी चंद्रयान की सफलता। इसरो ने एक दशक एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसरो ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित यान भेजा था। 2013 यानी मंगलयान। भारत ने मंगल मिशन लॉन्च किया 2013 में और 2014 में मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ और भारत ने पहले ही प्रयास में इस सफलता को हासिल किया था और अन्य देशों को दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। 2016 में 3 महिला बनी लड़ाकू विमान पायलट। इस वर्ष 3 महिला पायलट महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह लड़ाकू विमान चलाने वाली महिला विमान चालकों के रूप में वायुसेना में शामिल हुई थी। फिर आता है 2017, 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण से रचा इतिहास। इसरो ने 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। 101 विदेशी थे और 4 जो 3 थे वो भारतीय उपग्रह थे। इससे पहले रूस ने 37 उपग्रह भेजकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। फिर आते 2022, देश को मिला दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी सफलता के रूप में इस वर्ष भारतीय नौसेना को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिला है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 74% स्वदेशी तकनीक के साथ भारत में विकसित हुआ है। अब चलते हैं हम वर्ष 2047 तक विश्व में एक आदर्श राष्ट्र होगा भारत। GS3 राज्य व्यवस्था इकोनॉमी। ये किसने कहा? ये रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, जो पहले पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे। इन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत हम सबका सपना है और भारत को मूल्य, और जब तक हम भारतीय मूल्यों का समावेश नहीं होता तब तक ये कहीं ना जो सपना है ये पूरा नहीं हो सकता। तो इसी में समावेशी प्रजातांत्रिक समाज की रचना हमारी पुरातन व्यवस्था है। मैग्ना कार्टा बनने की सदियों पूर्व भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का उद्भव हो चुका था। वो भी लिच्छवी गणराज हो या कर्नाटक में धर्म गुरु बसवेश्वर की शिक्षा। भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत पश्चिम से काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मैग्ना कार्टा आधुनिक लोकतंत्र, तो इससे पहले भी हमारे भारत में जो लोकतंत्र की जड़ें वो बहुत ही पुरानी है। भारत का प्रजातंत्र हर मामले में पश्चिमी प्रजातंत्र से ज्यादा समावेशी और समृद्ध था। संविधान के साथ वयस्क मताधिकार का अधिकार सबको दिया गया। न जाति, धर्म, लिंग व आयु के भेद पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया, जबकि पश्चिम के कई देशों ने हमसे बाद में भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक सीमित मताधिकार दिया था। भारत ने COP26 की मीटिंग में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वर्ष 2070 तक भारत
जीरो उत्सर्जन यानी नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। वर्ष 2030 तक लगभग 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल स्रोतों से होगा, यानी सोलर है, विंड है, परमाणु है, जल है, भूतापीय ऊर्जा है, इन तरह से प्राप्त करेगा। और जो नेट जीरो की बात की, इसका मतलब कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतने ही कार्बन को हम या तो सिंक कर ले या उसको कहीं स्टोरेज कर ले, या जितना उत्सर्जन किया है उसी को किसी का मतलब काउंटर कर दिया जाए, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव कर को एक तरह से जीरो कर दिया जाता है उसी तरह से, यानी जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हम उसको एब्जॉर्ब कर लें। जीव पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन करना भी मनुष्य का दायित्व है। आधुनिकता और संपन्नता की दौड़ में, अंधी दौड़ में मनुष्य ने सिर्फ अपना ही देखा है। देखते ही देखते कई पशु पक्षी जीव धरती से धीरे धीरे लुप्त हो चुके हैं। जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, एक पुस्तक की कल्पना जैसी लगने लगी है। और मेरा मानना है, यानी किसका, जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद जी का, कि पर्यावरण और जैव विविधता का उचित संरक्षण न करने की वजह से हमें कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी में से एक ही कोरोना महामारी बदलते मौसम की वजह से प्रकृति की शरण की एक कड़ी है। हाल ही में बेमौसम बरसात, आकाशीय बिजली से लोगों के हताहत होने की घटनाएं, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही हमारी नियति है। हमारा ध्येय प्रकृति के दोहन की बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके विकास करना चाहिए। और भारत 2047 तक इन चुनौतियों का सामना करते हुए इसका समाधान ढूंढेगा। महत्वाकांक्षी योजना यानी हर घर नल से जल शुरू की थी। इसका प्रयोजन है हर नागरिक के घर पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे। लाभ जल संवर्धन को मिला है। आने वाले समय में हम बताएं कि जल संकट, नदियां, जलाशय, अन्य जल स्रोतों का संवर्धन मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। तो कहीं न कहीं हमें अभी से इन पे ध्यान देने की जरूरत है। वर्ष 2047 तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग जीवन के में बहुत बढ़ जाएगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक से जीवन जीने की शैली और चिकित्सा पद्धति उत्तम होगी, और इससे लोगों की जो औसत आय काफी बढ़ जाएगी और सुख और समृद्धि चारों तरफ दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक समानता को भी हासिल करना है। वैभव, संपन्नता, शक्ति के मायने सभी के लिए सार्थक हो। हमें सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर विजय पानी है। समतामूलक समाज को स्थापित करना है जहाँ साधारण व्यक्ति भी बड़े सपने देखने का अधिकार रखता हो। सजीव संवैधानिक दस्तावेज को मूर्त किया किसने, हमारे संविधान निर्माताओं ने। और महात्मा गांधी की राम राज्य की परिकल्पना हमें पूरी करनी है। अब चलते हैं GS1 यानी विभाजन विभीषिका स्मरण। ये एक तरह से उस समय जब 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले जब भारत में विभाजन हुआ तो उसका एक छवि प्रदर्शित की कि किस तरह से लोग ट्रेनों के बीच की जो बोगियां रहती उसके बीच में इस तरह से अपने जान को जोखिम में डालते हुए पलायन कर रहे हैं। ये घर घर छूटा तो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लोग इधर से उधर भटकते हुए, ये बच्चे अपने परिवार से बिछड़ने के दुख में, ये छत के यानी आसमान के नीचे जिंदगी की डोर को बचाने में लगे हुए हैं। ये इस तरह से बंटवारे के बाद अपने को लेकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। या इस तरह से लोग पटरी की साइडों में ही सोने लगे, ये अपने बुजुर्गों को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से वो पीड़ा जो जो 14 अगस्त की जो पीड़ा थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं चित्र में प्रस्तुत की गई। चलते हैं अगली खबर। विभाजन के कारणों पर कलह। जैसा कि हमें पता है कि 14 अगस्त यानी जिस दिन देश का विभाजन हुआ उसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। अब अधिक समावेशी हो रहा है विकास, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। ये हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित राष्ट्र के नाम पहला संबोधन। राष्ट्रपति ने कहा, कम हो रही है क्षेत्रीय विषमताएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को करे मजबूत। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर देश के नाम
अपना पहला संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि देश में आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है, क्षेत्रीय विषमताएं कम हो रही है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति। सामाजिक सद्भाव मानव सशक्तिकरण एकता को बढ़ावा देगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम, गरीबों के लिए आवास, हर घर जल जैसी योजनाओं का जिक्र किया। डिजिटल इंडिया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद वस्तुतः देश को अगली औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करना है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा, स्वदेशी टीकों से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव से जूझ रही तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की सफलता, बढ़ती यूनिकॉर्न, औद्योगिक प्रगति के शानदार उदाहरण हैं। आर्थिक सुधार व नीतिगत पहले अपनी लंबी अवधि के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं हमारी पीएम आज हिल इंडिया और हिल बाय इंडिया की कर सकते हैं घोषणा। 2047 तक सिकल सेल बीमारी खत्म करने की रोड मैप का भी ऐलान संभव। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हील इन इंडिया यानी भारत में आरोग्य और हील बाय इंडिया यानी भारत द्वारा आरोग्य जैसे कई पहले 2047 तक सिकल सेल रक्त में लाल कोशिकाओं से जुड़ी एक बीमारी को खत्म करने के लिए एक रोड मैप की घोषणा कर सकते हैं। क्वाड्री वैलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस टीके को शामिल करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यानी पीएम समग्र स्वास्थ्य पोषण यानी जो मिशन है समग्र स्वास्थ्य मिशन का नए नाम से विस्तार भी शामिल है। हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य देश को मेडिकल टूरिज्म के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का है। इसके तहत 12 राज्यों के 37 अस्पतालों में चिकित्सकीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है और सरलीकृत वीजा मानदंड करना है ताकि लोग दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर अपना इलाज करा सके। संख्या में लोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत आते हैं तो उनमें मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण यानी सार्क के देश और खाड़ी देश शामिल है। जो कहीं ना कहीं पता है कि ये अभी अंडर डेवलप्ड या कम विकसित देश है। हील बाय इंडिया का पहला उद्देश्य देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित और सक्षम श्रम शक्ति के वैश्विक स्रोत के रूप में पेश करना है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्य पेशेवरों का एक ऑनलाइन मंच तैयार कर रहा है जिसमें यह उल्लेख करने का भी प्रावधान होगा कि वे देश को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। जो सिकल सेल बीमारी ये कहीं ना कहीं जो रक्त से संबंधित बीमारी है जिसमें एनीमिया भी बोलते हैं यानी खून की कमी जिसको कहते हैं। जिला स्तरीय अस्पतालों में प्रतिस्तर यानी अत्यधिक विशिष्ट देखभाल क्षमता को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन का विस्तार की भी अपेक्षा की गई है। इस बार आयु यानी जो 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए QHPV टीकाकरण की शुरुआत की गई ताकि इनको सर्वाइकल कैंसर से रोका जा सके। छूट मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा करेगी वित्त मंत्रालय। जीएस3 इंडियन इकोनॉमी टैक्स सिस्टम से संबंधित हमारे वित्त मंत्रालय छूट या रियायतों से मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा की योजना बना रहा है। छूट मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके। सरकार का इरादा ऐसी कर प्रणाली स्थापित करने का है जिसमें कोई रियायतें न हो। सरकार छूट और कटौतियों वाला जटिल पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। आम बजट 2020-21 में एक नई कर व्यवस्था पेश की गई थी। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों व छूट के साथ पुरानी व्यवस्था और बिना छूट व कटौतियों वाली निचली दरों की नई व्यवस्था में से चयन का विकल्प दिया गया था। नई व्यवस्था में करों को कम
किए जाने से यह अधिक आकर्षक बन जाएगी। इसी तरह कर व्यवस्था कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए, जिसमें कर की दरों को घटाया गया है, छूट या रियायतों को भी समाप्त किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 1 फरवरी 2022 को पेश नई कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर 5% का कर लगता है। फिर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में 10% लगता है और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15% और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में 20% और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% कर लगता है तथा 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% का कर लगता है। जीएसटी पॉलिटी एमएसपी कमेटी की 22 अगस्त को होगी पहली बैठक। किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए गठित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। बैठक में एमएसपी व प्राकृतिक खेती की भावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे। एमएसपी गारंटी की मांग करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधियों ने अभी तक समिति में शामिल नहीं हुए, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। पॉलिटी नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। तो हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जाता है, तो गणतंत्र दिवस पर इसे फहराने की परंपरा है। तो दोनों में अंतर देखते हैं। ध्वजारोहण के दौरान ध्वज को खंबे पर नीचे बांधा जाता है और उसकी डोर को खींचकर ध्वज को खंबे के सबसे ऊपरी छोर तक ले जाया जाता है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल यानी सेवानिवृत्त असीम कोहली बताते हैं कि जो ध्वजारोहण है भारत की अंग्रेजी शासन से मुक्ति और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसके उदय को दर्शाता है। इससे इतर यानी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है और उसे खंबे के सबसे ऊपरी छोर पर बांधा जाता है और डोरी खींचकर फहरा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि देश का संविधान लागू होने पर पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उस समय देश स्वतंत्र राष्ट्र था, इसलिए राष्ट्र ध्वज को खंबे के सबसे ऊपर बांधकर फहराया गया था और तब से यही परंपरा चालू है। मुद्दा एक बार आप इसे पढ़िएगा जरूर। अब चलते हैं बिजनेस मैच। यहाँ भी कहीं ना कहीं जो 75 वर्ष की जो हमारी जननी है उसको दिखाया गया है। 75 वर्षों में 55 गुना बढ़ी है भारत की अर्थव्यवस्था। 1947 में भारत का जो जीडीपी थी वो 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो कहीं ना कहीं जो अब बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 250 रुपए थी, जो 75 वर्षों में बढ़कर 1,70,000 तक पहुंच गई और इससे कहीं ना कहीं गरीबी में भी संख्या में भी गिरावट आई है। या एक छोटा सा चित्र प्रस्तुत किया है कि जैसे 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 250 रुपए थी, जो बढ़कर 1,70,000 हो गई। 1966 से पहले देश की जो विकास दर थी वो 4% से कम थी। फिर एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी 1951 के बाद 2000 तक 5.5% रही। फिर 2000 के बाद से देश की औसत विकास दर 7.1% रही। और विदेशी व्यापार के मोर्चे पर देख लेते हैं तो भारत ने कहीं न कहीं 1951 में भारत का आयात 1.27 अरब डॉलर और निर्यात 1.26 अरब डॉलर का था। और 1990-91 में यानी उदारीकरण के चलते भारत का जो आयात था वो 24 अरब डॉलर के आसपास था, जबकि निर्यात 18
अरब डॉलर के करीब था, यानी हमें व्यापार घाटा लग रहा था। और आज यानी 2021-22 में देश का कुल निर्यात 417 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और इस दौरान आयात बढ़कर 610 अरब डॉलर हो गए। यानी कहीं भी अभी भी भारत के पक्ष में नहीं है व्यापार, क्योंकि अभी भी हमें कहीं ना कहीं व्यापार घाटा लग रहा है। पंचवर्षीय योजना ने किया कायाकल्प। देश के संसाधनों के कुशल दोहन, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से 1950 में सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों के पुनर्वास पर ध्यान दिया गया था। और 1960 में जो दशक था, उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपज वाली फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसी के साथ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गरीबी की संख्या घटने में बड़ी कामयाबी। 1947 में करीब 70% आबादी गरीब रेखा के नीचे थी, जो अब घटकर करीब 18% पर आ गई है। अगले 25 वर्षों तक भारत का सुनहरा भविष्य। भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी सरकार कई आर्थिक योजनाएं बना रही है जिससे देश को सशक्त बनाया जा सके। 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है विजन। 25 वर्षों में ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी 300 अरब डॉलर के आसपास होगी। बायो इकोनॉमी यानी कहीं न कहीं हमें जैविक खाद, जैविक फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह इन चीजों पर ध्यान देना है। 2050 तक दुनिया को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। और यहाँ कहीं न कहीं हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी कहीं न कहीं बढ़ोतरी आई है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की। 1947 में भारत के पास 1 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 1991 में हालात इतने खराब थे कि भारत को 40 अरब डॉलर के लिए 46.91 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। और इसी के तहत कहीं न कहीं आईएमएफ ने, जब भारत आईएमएफ से लोन लेने गया तो कहीं न कहीं उसने शर्तों के साथ एलपीजी का ड्राफ्ट रखा, तो कहीं न कहीं भारत को इसे मानना पड़ा। 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। अब हमें यह कदम उठाने होंगे। अब क्या कदम उठाने होंगे? हमें 2023 से 2030 के बीच 9 करोड़ से ज्यादा गैर कृषि नौकरियां तैयार करनी होगी। 8 से 8.5% विकास दर के लिए शुद्ध रोजगार दर में भी 1.5% प्रतिवर्ष बढ़ाने की जरूरत है। 2030 तक 6 करोड़ युवा श्रम बल में शामिल होंगे। उनके लिए रोजगार या नौकरियां तैयार करनी होगी। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र में विविधीकरण अपनाने की आवश्यकता है। गैर पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अगले वर्ष के अंत तक 27 लाख प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता है। इसको पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कामगारों तैयार करने होंगे। PLI से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI समेत कई अन्य योजनाओं के जरिए कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में जुटी है। वह समय में इसके उत्पादन बढ़ाने से भी मदद मिलेगी और साथ ही निर्यात के मोर्चे पर भी भारत को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। तो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, वो कहीं न कहीं साकार कब होंगे? जब हम कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हमें आयात बिल्कुल ही कम करके निर्यात को बढ़ाएंगे, जिससे कहीं न कहीं हमें जो वर्ल्ड पावर बनना है वो कैसे बनेंगे? इसी तरह बनेंगे। MSP कमेटी की 22 को होगी पहली बैठक। किसान की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए गठित MSP समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। MSP व प्राकृतिक खेती को भावी रणनीतियों पर विचार करेगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो कृषि सचिव संजय अग्रवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा,
के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए। समिति की बैठक में एमएसपी की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएससीपी को अधिक स्वायत्तता देने पर भी समिति अपनी सुझाव देगी। बैठक में कृषि उपज की मार्केटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा होगी। घरेलू और निर्यात में किसानों की उनकी उपज के अधिकतम मूल्य दिलाने के उपाय को लेकर भी समिति अपनी सिफारिश करेगी। समिति को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और लघु सिंचाई योजना को बढ़ावा देने पर भी अपने सुझाव देगी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद हम चलते हैं आजादी सैन डिएगो पहुंचा आईएनएस सतपुड़ा। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली खबर पर। अब जान लेते हैं लेह में देश की पहली भू-तापीय ऊर्जा परियोजना पर काम शुरू। ये हमारा GS3 यानी अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी संबंध। लद्दाख देश का पहला जियोथर्मल भू-तापीय प्लांट लगेगा। ये परियोजना लद्दाख को कार्बन मुक्त वातावरण बनाने में भी सहायक होगी। भू-तापीय ऊर्जा को समझ लेते कि क्या होती है। भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन में जमीन की अंदरूनी गर्मी से बिजली पैदा की जाती है। इसके लिए जमीन में सुरंग खोदी जाती है और इससे भूमि के अंदर से निकलने वाली भाप का इस्तेमाल टरबाइन घुमाने में किया जाता है और टरबाइन कहीं न कहीं बिजली उत्पादन में सहायता करता है। और इसमें चुनौतियाँ क्या है, तो जियोथर्मल ऊर्जा दोहन महंगा साबित होता है क्योंकि हमें पता है कि जो लद्दाख की वो हिमालयन जियोथर्मल क्षेत्र में आता है। जियोथर्मल ऊर्जा दोहन बहुत महंगा है। इस विधि से जमीन में 200 मीटर से अधिक गहराई खुदाई करनी होती है तो 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का खर्च 40 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। चीन जासूसी पोत पर बोले सोनोवाल, भारत किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम। GS2 यानी हमें पता है कि जैसे जो चीनी जासूसी पोत है वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पर लंगर डालने के लिए आ रहा था। तो भारत ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं श्रीलंका के सामने एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका ने चीनी जो जासूसी पोत है युआन वाइंग 5 को हम्बनटोटा पर लंगर डालने की अनुमति दे दी। तो अब इससे भारत ने निपटने के लिए कहीं न कहीं जो श्रीलंका को एक डोनियर विमान सौंपेगा, जिससे कहीं न कहीं जो चीनी जासूसी ये पोत है उसकी जो गतिविधि को कहीं न कहीं एक तरह से निगरानी या नियंत्रण रखा जा सके। पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई बंदरगाह का आधारभूत ढांचे विकसित कर रहे हैं। हम तुतीकोरन बंदरगाह को भी विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत ने अपने कहीं न कहीं जो चीनी जासूसी पोत है उसको हम्बनटोटा पर लंगर डालने से श्रीलंका को बोला था कि उसे लंगर डालने न। एडिसन ने टेलीफोन ग्रीटिंग के लिए हेलो शब्द का सुझाव दिया था। क्रांति के साथ शांति के भी प्रवर्तक थे महर्षि अरविंद घोष, महान दार्शनिक और राष्ट्रवादी अरविंद घोष। चीन में मिले करोड़ों साल पुराने डायनासोर के निशान। चीन के सिचुआन प्रांत में डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं। विशाल पैरों के निशान, जिनका विशेषज्ञों ने 3D स्कैनर का इस्तेमाल कर पैरों के निशान की पुष्टि की है। पैरों के निशान सेरोपोडस प्रजाति के डायनासोर की है, जो कहीं न कहीं एक तरह से शाकाहारी डायनासोर था जो पेड़ पौधों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर रहता था। और हमारी खबर यहीं समाप्त होती है। अब हम थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। सैन डिएगो कैलिफोर्निया, जहाँ हमारा आईएनएस जो सतपुड़ा पहुंचा है, तो कहीं के भारत से होते हुए वो कहीं न कहीं से या तो उसने अरब के सागर से होते हैं, रेड सी से होते हुए, मध्य सागर से होते हुए, जिब्राल्टर से होते हुए, कहीं न कहीं पनामा से होते हुए सैन डिएगो पहुंचा हुआ, या तो कहीं न कहीं इंडियन ओशन से होते हुए नीचे अटलांटिक से होते हुए सैन डिएगो पहुंचा हुआ। तो सबसे जो छोटी जो डिस्टेंस होगी वो कहीं न कहीं यहाँ से अरब सागर से लाल सागर से होते
मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर से कहीं ना कहीं कैरिबियन सी, और कहीं ना कहीं पनामा कैनाल से होते हुए सैन डियागो यानी कैलिफोर्निया पहुंचा हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाते हैं कि भारत से अगर कोई पोत निकला और उसको अमेरिका के पश्चिमी घाट पर जाना है, तो सबसे जो कम दूरी होगी कहाँ से तय करेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हमें हमारी मैप पर भी पकड़ मजबूत रखनी है। कौन कौन से सागर से होकर गुजरेगा, कौन से संधियों से होकर गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाबल मंडाप की है, यहाँ से स्वेज कैनाल, यहाँ से जिब्राल्टर, यहाँ से पनामा से होते हुए सैन डिएगो पहुंचेगा। अब हम ताइवान का मैप देख लेते हैं। तो ये ताइवान का मैप है। जो ताइवान है, ताइवान के बीच में से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है, और इसके बीच में से चुंगयांग सैम शैनमो कहीं ना कहीं जो ये माउंटेन रेंज है, इसके बीचों बीच में है। इसमें से चोसुई रिवर होकर निकल रही हैं। ये इसे कोपेंग रिवर होकर निकल रही है। इसके पूर्व में पेंगू आइलैंड्स हैं, और इसके माफ कीजिए, इसके पश्चिम में पेंगू आइलैंड्स है, और पूर्व में इधर पैसिफिक ओशियन है, और इधर साउथ चाइना से आ गए इसके। इधर ताइवान स्टेट आ गया, जहाँ चीन और ताइवान के बीच में, यहाँ कहीं ना कहीं जो चीन से अभ्यास कर रहा है इसके आसपास। इधर ईस्ट चाइना से आ गया, और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं जापान है, और इसका CKS इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया यहाँ पे। और इसके बीचों बीच में से नदियाँ निकल रही हैं, और ये लुजोन स्टेट आ गया, जो किसके बीच में है, फिलीपींस और श्रीलंका, सॉरी, चाहे ताइवान के बीच में है। अब इसका हम दूसरा मैप देख लेते हैं। ये ताइवान स्टेट है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पेंगो आइलैंड्स आ गए हैं, जो इसके कहीं ना कहीं पश्चिम में है। पूर्व में इधर फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी। एक बार इस मैप को आप देखिएगा। चलते हैं हम नीचे। तो ये कहीं ना कहीं ताइवान कहाँ है, जो एशिया का मैप है उसमें दिखाया गया, ये एशिया का मैप है पूरा। और ताइवान ये चीन के पूर्व में आ गया है, कहीं ना कहीं, जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ये मिडल ईस्ट आ गई है, प्लेग से, ये कैस्पियन से आ गया, ये एरल से आ गया, ये बे ऑफ बंगाल, अरबियन सागर, ये गल्फ ऑफ अडन, रेड सी, इंडियन ओशन, ये इक्वेटर, पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमें मैप को देखते रहना चाहिए, ताकि कहीं कहीं हमारी मैप पे अच्छे से पकड़ बन सके। ये ताइवान की राजधानी ताइपे, इसका टोटल एरिया, लैंड एरिया, और इनसे हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो 1951 से 1956 के बीच में शुरू की गई थी। जो सेकंड प्लान थी 1956 से 1961 के बीच में, और जो 12th प्लान है वो 2012 से 2017, यानी जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। तो अब यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।